उदाहरण देखते हैं 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6.5 देख पा रहे होंगे आप, है ना। उसका ए पार्ट, इसमें 3 पार्ट दिए हैं, ए बी एंड सी। तो पहले ए देखेंगे, फिर बी और फिर सी। तो सॉल्यूशन डालता हूं मैं, है ना। क्या है ए पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक बंद लूप दो स्थिर रखे गए स्थायी चुंबकों के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा गया है। क्या हम अत्यंत प्रबल चुंबकों का उपयोग करके लूप में धारा उत्पन्न होने की आशा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। आप कहोगे कैसे? तो चुंबकीय फ्लक्स पता कब उत्पन्न हो, चुंबकीय मतलब विद्युत धारा कब उत्पन्न होती है? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो। याद है हमने बताया था आपको, जब चुंबक या कुंडली इन दोनों में से कोई एक चीज ऐसे मोशन हो रहा हो कि कुंडली रखी हो और चुंबक को हम ऐसे ले जा रहे हो, ला रहे हो, ठीक है, तो तभी तो धारा उत्पन्न होगी। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा होगा, पास को ला रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा, चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा, ठीक है, दूर ले जा रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स कम, पास दूर पास दूर, तो तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और जैसे ये परिवर्तन होना बंद हो जाता है, अगर हम चुंबक को रोक दें तो चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो अपने इसने यही तो कहा क्वेश्चन में, देखो दोबारा पढ़ लो क्या है, एक बंद लूप जो स्थिर रखे गए स्थायी चुंबकों के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच में रखा है। कोई बंद लूप है कैसी मान लो, और ये यहाँ पे चुंबक है एक नॉर्थ और यहाँ पे है चुंबक साउथ, यहाँ बीच में रखा है, ठीक है, बीच में रखा है, स्थिर रखा है। क्या हम अत्यंत प्रबल चुंबकों का उपयोग करके, हम यहाँ और यहाँ पे बहुत भारी भरकम बहुत बड़ी बड़ी चुंबक का उपयोग करके लूप में धारा उत्पन्न होने की आशा कर सकते हैं? कि लूप में धारा उत्पन्न होने लगेगी, यहाँ पे हम भारी भारी चुंबक लाके रख दें तो क्या धारा उत्पन्न हो जाएगी इसमें? तो हम कहेंगे नहीं। बात समझ में आ गई कि रखने से कोई फायदा नहीं है जब तक गति ना हो, ठीक है, जब तक तुम उसे घुमाओगे ना। तो ये बात हम यहां लिख देंगे, धारा केवल तभी उत्पन्न होगी जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बताओ बात समझ में आ गई अब? तो ये नोट करो, पहले पार्ट कर लिया नोट। बी पार्ट देखते हैं भाई, क्या है, एक बंद लूप विशाल संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत गति कर रहा है। क्या लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? नंबर 1, जब लूप संधारित्र की प्लेटों को पूर्णतः अंदर हो। नंबर 2, जब लूप आंशिक रूप से प्लेटों के बाहर हो। विद्युत क्षेत्र लूप के तल के अभिलंबवत है, ठीक है, नहीं होगी। क्यों? प्लेटों के बीच कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होती है। देखो दो प्लेटें हैं, कोई लूप अब कैसे तुमने यहाँ पर रख दिया, ठीक, चलो मान लो इसे तुमने प्लस 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 और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो वो कह रहा है क्या इस लूप में धारा उत्पन्न हो जाएगी? फिर हम यही कहेंगे यार जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो इसका भी आंसर क्या है? नहीं। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बी पार्ट भी हो गया, नोट करिए इसे भी। सी पार्ट देखते हैं भाई। सी में क्या है सुनो, एक आयताकार लूप एवं एक वृत्ताकार लूप, एक आयताकार लूप है और एक वृत्ताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चित्र 6.8 विहीन भाग में एक समान वेग v से निकल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलते समय आप किस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल के स्थिर होने की अपेक्षा करते हैं? लूपों के तल के अभिलंबवत। तो इन्होंने दो डायग्राम दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप ऊपर देख ही रहे हो, जो डायग्राम दिए हैं उन्हें मैं यहां पे बना रहा हूं। सी एक तो ऐसा दिया है डायग्राम, ये क्या है, आयताकार, यहां पर क्या दे दिया इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, विवेक्स है, ठीक है, और एक दे दिया है इन्होंने सर्कल मतलब वृत्ताकार, ठीक है,
विवेक्स है। तो क्या कहा उसने, दोबारा पढ़ें, एक आयताकार लूप तथा एक वृत्ताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चित्र में, ठीक है, जैसे दिखाया, एक समान वेग v से निकल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र से v वेग से निकल रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या हो रहा, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलते समय आप किस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल के स्थिर होने की अपेक्षा करेंगे, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें कांस्टेंट रहेगा, इसमें, ये बात पूछा, तो हम किस में कहेंगे, इसमें। उत्तर क्या है हमारा, आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थिर रहेगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सर, इसमें और इसमें क्या मतलब है, ये बताओ। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी तो उत्पन्न होगा, E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, वो किसने बताया था, फैराडे ने। तो ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इसे ऐसे पार्ट कर दूं, ऐसे बराबर 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 बराबर, ठीक है, ऐसे इसमें बराबर बराबर कर दें हम, बराबर बराबर डिस्टेंस में कर दिए। अब एक बात बताओ, जब इसे हम खींचेंगे ऐसे, तो जब इसका ये वाला पार्ट इतना आएगा बाहर को, तो इसका ये एरिया अलग है, बताओ एरिया अलग है या ना, ये टुकड़ा। जब दूसरा हम आगे को और थोड़ा खींचेंगे तो ये वाला आएगा, ये बराबर है, ये बताओ, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। जब हम और खींचेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। हो सकता है ऐसा, कभी भी नहीं हो सकता गोले की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसे खींचेंगे तो जितना एरिया ये आएगा उतना ही एरिया ये खींचेगा, उतना ही एरिया ये खींचेगा, उतना ही एरिया ये, उतना ही ये सब क्या है, बराबर बराबर होंगे। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इसका क्या होगा, हर एक पॉइंट पर, हर एक एरिया पे इसका मान क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा, ठीक है। तो उसने पूछा था ना किसकी अपेक्षा करेंगे आपके, किस में स्थिर रहेगा, तो इसमें स्थिर रहेगा। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है, समझो, ध्यान से सोचो, ठीक है। ये इतना टुकड़ा गया तो इतना एरिया, अब ये गया तो ये वाला एरिया बड़ा हो गया, इससे बराबर थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब एरिया बराबर बराबर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे बराबर बराबर नहीं जाएंगे। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसमें कांस्टेंट रहेगा, इसमें। नोट कर लो, नोट कर लो ये भी। क्वेश्चन नंबर डी, इसका डी पार्ट और है भाई, देख रहे होंगे आप डी। चित्र में वर्णित स्थितियों के लिए संधारित्र की ध्रुवता की प्रवृत्ति कीजिए, ठीक है। प्रवृत्ति मतलब प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी, ठीक है। इसमें भी चित्र दिया है भाई, ठीक है, ऊपर आप चित्र देख ही रहे, वो क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, चित्र में बना रहा हूं। इसमें ऐसे करके एक चुंबक है, यहां पर एक ऐसे करके संधारित्र रख दिया है, ठीक है, और यहां पर भी एक दूसरी चुंबक लाए हैं SN, ये इधर की ओर आ रही है और ये इधर की ओर। तो कह रहे हैं इसमें डायरेक्शन बता दो, यहाँ इसने A दिया है और ये B, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो उसने पूछा डायरेक्शन वो बता दो, A और B के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि A पॉजिटिव होगी या निगेटिव, B पॉजिटिव होगी या निगेटिव। तो हमने ये बताया था, जब हम नॉर्थ लेकर आते हैं तो इसमें N की तरह धारा बहती है, ऐसे बता, ऐसे ही तो कहा था। और जब हम S लेके आते हैं बराबर में तो इसमें कैसी धारा बहती है, S की तरह। लेकिन इसकी जो बल रेखाएं होती है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। तो A जो होगा पॉजिटिव होगा और B क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लिखेंगे A धनात्मक तथा बस ये बताना, उसने ये कहा था भविष्यवाणी कर दो। तो ये क्या होगा, जब हम नॉर्थ लेकर आते हैं, ठीक है, इधर की ओर, तो इस पे सामने वाली प्लेट पर, इस वाली पे कैसा आवेश आ जाएगा, ठीक है, धनात्मक, N लेकर आ रहे हैं। जब हम S लेकर आते हैं तो इस पे कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। ये मतलब होता है जब N लेकर आए तो इसकी तरह से धारा बह रही थी, देखो फिर दोबारा सुनो, ऐसे तो करंट ऐसी तो है, देखो ध्यान से देखो ऐसे, तो इसका मतलब A से कहाँ की ओर जा रही, B की ओर, A से B की ओर। तो हम हमेशा कहते हैं करंट जो चलती है प्लस से माइनस की ओर चलती है, इस बिहाफ पर हमने कह दिया A धनात्मक होगा और B ऋणात्मक होगा। बात समझ में आ गई नहीं आई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया हमारा, एग्जाम्पल नंबर 5, नोट कर लो इसे भी। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, देख पा रहे होंगे आप, एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्यूशन लिख रहा हूं।
तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, 1 मीटर लंबी धातु की एक छड़ को 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घुमाया गया है। छड़ का एक सिरा वृत्ताकार धात्विक वलय जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है के केंद्र पर तथा दूसरा सिरा वलय की परिधि पर कब्जे से इस प्रकार जुड़ा है कि छड़ की गति वलय के केंद्र से जाने वाले तथा वलय के तल से अभिलंबत अक्ष के परितय है। अक्ष के अनुदिश एक स्थिर तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला सर्वत्र उपस्थित है। केंद्र तथा धात्विक वलय के बीच विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है। आप सोचो इतना बड़ा सवाल पता ना कैसे होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला याद कराऊंगा। क्या लिखेंगे हम, चूंकि वी नो दैट, ये रट लेना है फॉर्मूला, E इजिकल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, बी बराबर E बराबर 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। कब की बात है, आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या है। ठीक है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है। एफ क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, तो हम ये भी लगा देंगे 1/2 बी 2πf आर स्क्वायर। ये याद रख लेना भाई, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 ओमेगा बी आर स्क्वायर, जैसा दिल करे ऐसे याद रख लेना। बताओ ठीक है, यहाँ वैल्यू लगाएंगे हम, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल पढ़े अब जैसे जैसे दिया है उसने। क्या क्या दिया है भाई, 1 मीटर लंबी धातु की छड़, तो एल कितना दे दिया उसने, 1, इधर लिख देता हूं मैं 1। 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से, तो एफ कितना दे दिया उसने, 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घुमाया गया है। छड़ का सिरा वृत्ताकार धातु वलय की त्रिज्या 1 मीटर है। त्रिज्या कितनी दे दी उसने, 1 मीटर के केंद्र तथा दूसरा सिरा वलय के कब्जे पर जुड़ा है। छड़ की गति वलय के केंद्र के अनुदिश अभिलंबत है। अनुदिश तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितना दे दिया उसने, 1 टेस्ला। ठीक है, क्या पूछा है, केंद्र पर धातु वलय के बीच, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हमने लिख दिया चूंकि वी नो दैट, ये वैल्यू लगा दो भैया सबकी। बी की वैल्यू 1, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। एफ कितना दिया है, 50। आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या है, 1। अगर आर ना देता ना तो एल की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ तुम एल भी लगा सकते हो। मतलब जैसे कोई छड़ है, देखो इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसे हम ऐसे करके घुमा दें वृत्ताकार पथ पे, तो ये जो 1 मीटर लंबाई है ये इसकी त्रिज्या ना बन जाएगी, ऐसी तो घूमने लगेगी। समझ रहा हो मेरी बात। तो कभी ये सोचो, कभी आने वाले टाइम में किसी सवाल में वो त्रिज्या ना दे के लंबाई दे दे और वो कह रहा है उसे घुमाया गया है, तो तब हम क्या करेंगे, इसी आर को क्या मान लेंगे, एल मान लेंगे। ठीक है, तो जो त्रिज्या होती है, तो देखो 2 से 2 कट गया। ठीक है ना, 3.14 की गुणा कर दो 50 से, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 पाई एफ की वैल्यू आ गई थी 50, तो 0 ऐसी उतार लिया मैंने। 5 चौक 20 हासिल लगा दो, 5 कम 5 और 2 7, 5 दिया 15। 1 2 2 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 157। बिल्कुल सही है। इनका भी देखना इन्होंने किस मेथड से करा, बहुत लंबे चौड़े, लेकिन फॉर्मूला यही है। ठीक है, जो मैंने बताया आपको, बी ओमेगा आर स्क्वायर, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये याद रख लो। अगला सवाल भी इसी के ऊपर करने जा रहे हैं, नोट कर लो इसे भाई। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं क्या है। एक पहिया जिसमें 0.5 मीटर लंबे 10 धात्विक स्पोक हैं। देखो लंबे दे दिए इन्होंने, पहिया समझ रहे हैं, स्पोक मतलब ताने, जो पहिया होता है साइकिल का उसमें ताने नहीं होती है, उसकी लंबाई दे दी है। तो ये बताओ जब वो पहिया घूमेगा तो त्रिज्या का काम ना करेंगी ताने, क्लियर है। तो मैं इसे क्या लिख देता हूं, आर लिख दूं, 0.5 मीटर। और कितने धात्विक स्पोक कितने हैं, 10 हैं। तो ये जो स्पोक्स की संख्या दे दी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो 10 स्पोक हैं, 10 स्पोक्स हैं। ठीक है, ये कहा है इसने, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। 120 चक्र प्रति मिनट, एफ क्या दे दिया इन्होंने, 120 चक्र प्रति मिनट। तो हमें किस में बदलना होगा इसे, सेकंड में। तो 120 प्रति है, प्रति मिनट, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 0 से 0 कट गया, तो एफ बराबर क्या आ गया, 2 चक्र प्रति सेकंड। ऐसा नहीं लिख सकते हम इसे। ठीक है, प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। पहिए का गुणनतल उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एच का अभिलंबत है। उस स्थान पर यदि एच बराबर, मैं कहता हूं इन्होंने यहाँ पे पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र को एच लिख दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है,
ये ऐसा करके, बात समझ में आ रही है। तो 0.5 जी, तो कोई फर्क ना पड़ता, जहां हम बी लगाते हैं वहां एच लगा देना, लेकिन ये इससे फर्क पड़ेगा। ये गोस है, तो गोस को जब तक टेस्ला में ना बदलोगे 10⁻⁻4 से गुणा करके, तब तक काम आसान ना होगा। तो अगर मैं पॉइंट हटा भी दूं तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5। बताओ, टेस्ला ऐसा नहीं लिख सकते हम, पॉइंट हटा के -5 कर दिया। ठीक है, आगे बताना भाई। धुरी के एक्सिस तथा रिम के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। और भी देखो आगे लिख भी दिया इन्होंने सवाल में, नोट कीजिए। 1 जी इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो क्या पूछा है इसने, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अभी तो मैंने लिखवाया था आपको, चूंकि वी नो देट ई इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 बी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2πf, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दी भैया 0.5 इंटू 0.5, आर का स्क्वायर है, देखो आर की वैल्यू है ये, तो इसे 2 बार लिख दिया मैंने। बताओ सही करा। देखो 2 दूनी 4, इन सब की वैल्यू लगाने जा रहा हूं मैं, यहां लगा दूं, है ना। देखो भाई 10⁻⁵ तो ये है, 2 ये है, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू कितनी है भैया, एफ की 2, और 0.5 बात बन जाए 25। 10⁻⁻ का क्या कर दूं 2, समझ तो गए। देखो ये पॉइंट हटाऊंगा माइनस की एक, ये पॉइंट हटाऊंगा माइनस की एक, तो माइनस की 2 हो जाएगी, 5 बन जाए 25। तो अब देखो ऐसी गुणा कर रहा हूं मैं, यहां ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 25 चौका 100, 4 की 25 से गुणा कर दे 100, तो 3.14 गुणा 10⁻⁻5, और 100 ये हो गया, और 10⁻⁻2 ये है, तो इससे ये कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया हमारा भैया, 6.28 दिया इन्होंने। ठीक है, देखो कैसे, मतलब कहाँ गलती हुई है देखो, अरे ये वाला 2 भूल गए हम, है ना। देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 और आना है भाई, बस अब सही है। देखो तो कोई बात ना, समझो, देखो 2 दूनी 4, ये दोनों बचा, तो 2 गुणा 10⁻⁻5। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 2, ये तो आई थी 2, और आर का स्क्वायर था 2 बार ये लिख दिया था, तो 2 ऐसी रहा, 3 और 2 ऐसी रहा, 3.14 ऐसी रहा, देखो 2 ऐसी रहा, 3.14 ऐसी रहा, इसे हमने ऐसे हल कर लिया। 2 दूनी 4, 4 की 25 से गुणा करो तो 100 ना आएगा, 10⁻⁻2, ये माइनस की 2 और ये प्लस की 2 का मतलब ये तो होता है 10⁻2, 100 का मतलब इससे 1 कट गया। तो 2 की जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 तिया 6, 10⁻⁻5, और क्या होगा वोल्ट, ये निकल के आ गया, यही हमारा आंसर है। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 7 भी कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए आप इसे। ठीक है, इसके बाद जो भी एग्जाम्पल बचे हैं अब 3-4 जो भी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें कवर करेंगे, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज मतलब अभ्यास कराएंगे। ठीक है, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, अपने यार दोस्तों में जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।